नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। कल हमने भिलाई में जगह जगह मुस्लिम समाज द्वारा किए जा रहे कब्जों की खबर दिखाई थी। प्रमुखता के साथ हमारे द्वारा दिखाई गई उन खबरों से कुछ विघ्न संतोषी लोग परेशान हो गए। पुलिस थाने के बाहर जाकर पवन केसवानी को गिरफ्तार करो और हमारे चैनल राष्ट्रबोध के विरुद्ध नारे लगाने लगे, अपशब्द कहने लगे, सोशल मीडिया में जहर उगलने लगे। पुलिस और सिस्टम के विरुद्ध दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम किसी तरह ऐसी खबरों को न चलाएं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रबोध डंके की चोट पर सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा। हम देश और समाज के लिए हमेशा अडिग रहेंगे। आम जनता के हित में, कानून की नज़र में जो सही है उन्हीं खबरों को दिखाएंगे। हमने भिलाई के अलग अलग 5 स्थानों की जो खबरें दिखाई, क्या वो खबरें गलत थी? क्या यह सच नहीं है कि फरीदनगर के एक सरकारी स्कूल की करीब 70% जगह पर मुस्लिम समाज ने कब्जा कर लिया है? कब्जा करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी स्कूल के प्रिंसिपल, जो सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हैं, नौशाद खान हैं, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में मुस्लिम कॉम्प्लेक्स बना। हालांकि कब्जा पहले से ही था, जहां आज ईदगाह लिखा हुआ है। गरीब बच्चों के हक में क्या आवाज उठाना गलत है? सरकारी स्कूल की जमीन पर भला कौन कब्जा करता है? ऐसे ही कब्जा सुपेला चौक में हुआ है, घड़ी चौक में हुआ है, जहां पूरी की पूरी एक सर्विस लेन रोड रोक दी गई है। सड़क के बीचों बीच बनी हुई एक कथित मजार से पूरा का पूरा आवागमन रुक गया है। ऐसी खबरों को हम लगातार सच्चाई के साथ बुलंदी से दिखाते रहेंगे। न हम डरेंगे, न हम झुकेंगे। इस तरह से नारेबाजी करने वाले लोग अपना काम करते हैं। हम ईमानदारी से जनता के हित में, राष्ट्र के हित में अपना काम करते रहेंगे। जिस तरह का दबाव अभी पुलिस और प्रशासन पर बनाने की कोशिश की जा रही है, वैसा ही दबाव 2021 में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान भी बनाने की कोशिश की गई थी। जब कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, राष्ट्रबोध ने लगातार जनहित में वो खबरें दिखाई और ये समझाने की कोशिश की कि आखिर किस तरह से कवर्धा में बाहरी मुसलमान आकर वहां की न केवल डेमोग्राफी खराब कर रहे हैं बल्कि अमन चैन के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। तब वहां अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कर्फ्यू के हालात थे और उस हालात के लिए कोई और नहीं बल्कि उस समय वहां के विधायक और मंत्री रहे शासन में मोहम्मद अकबर जवाबदार थे। मोहम्मद अकबर का वैसे तो विवादों से पुराना नाता रहा है। दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री रहते, उन्होंने फरीदनगर में नौशाद खान की नियुक्ति कराई थी, जिसके लिए दुर्ग के विधायक अरुण वोरा ने नौशाद खान के पत्र पर बाकायदा मोहम्मद अकबर का नाम लिखकर अनुशंसा पत्र लिखा था। उस पत्र को भी मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था, लेकिन आज मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। बात जब मोहम्मद अकबर की हो रही है तो मोहम्मद अकबर एक बार फिर एक बड़े विवाद में घिरे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन जिस सुसाइड नोट में उनका नाम है, साफ तौर पर मरने वाले प्रधान पाठक ने लिखा है कि उनकी मौत के लिए कौन कौन जवाबदार है। बाकायदा पुराने मंत्री मोहम्मद अकबर का नाम लिखकर वो सुसाइड किया है। आत्महत्या करने वाले हेडमास्टर का नाम देवेंद्र ठाकुर है। 57 साल के देवेंद्र ठाकुर ने शिक्षक दिवस के दिन बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक के ग्राम ओट गांव की प्राथमिक शाला में, वो जहां हेडमास्टर थे, उन्होंने फांसी लगाई और आत्महत्या के दौरान उन्होंने जो चिट्ठी छोड़ी है उसमें साफ तौर पर पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर सहित अन्य 3 लोगों का नाम लिखा है। जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी मदार खान और प्रदीप ठाकुर को नागपुर से गिरफ्तार किया। मदार खान जो खुद को मोहम्मद अकबर यानी पूर्व मंत्री का भांजा बताता रहा और मोहम्मद अकबर को अपना मामा बताता रहा। इस आरोपी के पास कई महंगी गाड़ियां हैं। जिस तरह से वो लग्जरी लाइफ जीता था, पूरे सिस्टम को पता था कि उसके पास कहां से पैसे आते हैं और मोहम्मद अकबर से उनका क्या कनेक्शन है। फिलहाल इस मामले में नाम आने के बाद घबराए से नजर आ रहे पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के कैसे हालात हैं, उस पर भी आप गौर करें किस तरह की सफाई दे रहे हैं। बालोद जिले के डोंडी थाने में एक FIR दर्ज हुई है। मुझे जानकारी मिली है कि उसमें मेरा भी नाम शामिल किया गया है। इस मामले में मेरा ये कहना है कि नौकरी लगाने के नाम पर, वन विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर कुछ लोगों ने पैसा दिया और कुछ लोगों ने पैसा प्राप्त किया। उसमें जो जिन्होंने सुसाइड किया है देवेंद्र ठाकुर का भी नाम है। मेरा इसमें यह कहना है कि जिन्होंने पैसा दिया और जिन्होंने पैसा प्राप्त किया, इनमें से किसी को भी मैं नहीं जानता। ये सारे आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और ये बदनाम करने की साजिश है।
भला कोई आरोपी क्या खुद को गुनाहगार बताता है? मोहम्मद अकबर के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि सुसाइड नोट में जिन आरोपियों का नाम था उनमें से 2 आरोपी मदार खान और प्रदीप सिंह की तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है एक अन्य फरार आरोपी के अलावा मोहम्मद अकबर जो कैमरे के सामने आकर अपनी सफाई दे रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी कब होगी? हालांकि इस मामले में कांग्रेस कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में है। वैसे कांग्रेस छत्तीसगढ़ की राजनीति में खुद को बचाने के लिए जिस तरह से अटैकिंग मोड वाली राजनीति कर रही है, उस माहौल में मोहम्मद अकबर का नाम साफ तौर पर सुसाइड नोट में आना कहीं ना कहीं कांग्रेस के मौजूदा हालात के लिए सही नहीं माना जा सकता। बात यदि छत्तीसगढ़ की राजनीति की हो रही है तो हमें समझना होगा कि 4 जून को जैसे ही लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद अचानक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति किस तरह से बदल गई। अचानक एक के बाद एक धरना प्रदर्शन और आंदोलन होने लगे। कोई मौका हो ना हो, लेकिन कांग्रेस अपनी ओर से मौका बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। यहां तक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 24 अगस्त को अचानक अपने भिलाई स्थित निवास के नजदीक सिरसा गेट में सड़क में उतर गए और सीधे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। उसके बाद खूब राजनीति हुई, खूब हो हल्ला हुआ। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए गए कि उनका रास्ता रोका गया, जबकि बजरंगियों का कहना था कि भूपेश बघेल जय श्री राम के नारे से आहत हो गए। जिस सिरसा गेट चौराहे पर झड़प हो रही थी, वहां बजरंगियों का कार्यक्रम पहले से ही चल रहा था। हालांकि ये बात अब बीते दिनों की हो गई। यदि मौजूदा हालात की बात करूं तो कांग्रेस लगातार किस तरह से अपने नेताओं के ऊपर लग रहे गंभीर आरोपों के बाद अचानक अटैकिंग मोड वाली राजनीति सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही है। ऐसा करने से कहीं ना कहीं कांग्रेस को सेफ साइड मिलता है। मैं आपको स्क्रीन पर एक सूची दिखा रहा हूं तारीख के साथ बाकायदा 20 जून, 8 जुलाई, 24 जुलाई, ऐसी वो तमाम तारीखें हैं जब कांग्रेस ने लगातार कोई ना कोई प्रदर्शन जारी रखे हैं। इसके बाद आज़ादी के एक दिन पहले संविधान यात्रा निकालकर मौजूदा सरकार के ऊपर आक्रमण किया। उसके बाद 16 अगस्त, 18 अगस्त, 30 अगस्त को सेंट्रल जेल के बाहर प्रदर्शन होता है। 23 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रोटेस्ट होता है। 24 अगस्त को देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर जिला मुख्यालयों के बाद प्रदर्शन होता है। ऐसे ही प्रदर्शन लगातार चलते रहे। 24 अगस्त के बाद 29 अगस्त को भूपेश बघेल के बचाव उनके पक्ष में धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद यदि अब सितंबर की बात करें तो 1 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर और 10 सितंबर को भी महिला कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। और इसके बाद 11 और 12 सितंबर को सीमेंट के दामों को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। अचानक कांग्रेस की इस बदली हुई राजनीति को यदि समझा जाए तो उसका सीधा सीधा जवाब यह है, इस वक्त कांग्रेस की ओर से जिस तरह की राजनीति की जा रही है वो साफ तौर पर अपने नेताओं को बचाने के लिए की जा रही है। क्योंकि भूपेश बघेल हो, देवेंद्र यादव हो या अब मोहम्मद अकबर, इनके अलावा कांग्रेस के कई अन्य पदाधिकारी महादेव सट्टा से लेकर शराब घोटाला और कोयला घोटाले जैसे मामले में नामजद आरोपी हैं। आगे आने वाले दिनों में सिलसिलेवार उनकी गिरफ्तारी संभावित है। इसलिए हमले का जवाब हमला वाली रणनीति को अपनाया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में बदले की राजनीति हो रही है, जबकि सोशल मीडिया के दौर में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और ज्यादा आक्रामक होने की अपेक्षा रखी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि दोषियों के विरुद्ध बहुत जल्दी और कड़ी कार्रवाई हो। यहां गौर करने वाली बात यह है कि बीती 17 अगस्त को जब देवेंद्र यादव को उनके घर भिलाई सेक्टर 5 से गिरफ्तार किया गया, तब पुलिस ने उनके घर के बाहर खड़े होकर 11 घंटे का उन्हें मौका दिया। इतना ही नहीं, बलौदा बाजार में जो एसपी कलेक्टर कार्यालय के बाहर आगजनी हुई थी, जिस मामले में साजिशकर्ता के रूप में देवेंद्र यादव आरोपी हैं, उस भयानक अराजक घटना के करीब 2.25 महीने बाद देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी होती है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि यदि पुलिस को गिरफ्तारी करनी थी तो पहले कर लेती, लेकिन 2.25 महीने जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई, जिस तरह से जांच पड़ताल हुई, जिस तरह से सबूतों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर देवेंद्र यादव की जमानत नहीं हो रही है, तो ऐसे में यह कहना गलत है कि यहाँ कोई बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। हो सकता है अब अगला नंबर भूपेश बघेल या मोहम्मद अकबर का हो। तो ऐसे में एक के बाद एक धरना प्रदर्शन और आंदोलन वाली अटैकिंग मोड वाली राजनीति कांग्रेस को भला क्यों न सूट करेगी। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार की ओर से, संगठन की ओर से अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए गए थे कि पार्टी और संगठन किस लाइन पर चलेंगे। राजनांदगांव से जब
भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी थे और भारतीय जनता पार्टी की ओर से संतोष पांडे मैदान में थे, तब एक चर्चित पोस्टर जारी किया गया था। आमतौर पर ऐसे पोस्टर कम ही देखने को मिलते हैं। यह पोस्टर राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा का केंद्र बना रहा, जिसे आप अपनी स्क्रीन में एक बार फिर से आप गौर से देखें। जैसा कि इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था राजनांदगांव या जिहाद गांव, और बाकायदा इसमें हरा झंडा लिए भूपेश बघेल की कोई कार्टून तस्वीर नजर आ रही थी, जिसमें लिखे हुए कैप्शन को आप गौर करें और यहाँ सीरियल को भी गौर करें। सीरियल में सबसे पहले भूपेश बघेल खड़े थे, उसके पीछे एजाज ढेबर और उसके पीछे मोहम्मद अकबर और सबसे पीछे राजनांदगांव के कांग्रेस के नेता नवाब खान, जो भूपेश बघेल के बेहद करीबी थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ये एक पोस्टर जारी नहीं किया, पोस्टरों की बाकायदा सीरीज लगा दी गई। जो ताजा पोस्टर है जो अभी हाल में जारी किया गया है, उस पर भी आप गौर करें, जो आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है। इस पोस्टर में ऊपर लिखा है, कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए माता कौशल्या मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद गर्भगृह की छत से टपक रहा पानी और कलश कक्ष में भी भरा पानी। और उसके साथ ये भूपेश बघेल का एक और कार्टून पोस्टर है, जिसपे लिखा हुआ है, जीर्णोद्धार तो बहाना था, माता कौशल्या के नाम पर घोटाला कर राहुल गांधी को माल पहुंचाना था। और नीचे एक और पोटली नजर आ रही है, काले रंग की इस पोटली में लिखा है, सनातन धर्म के नाम पर भूपेश सरकार ने भ्रष्टाचार और लूट का माल। इन पोस्टर के आगे के भाग को समझने से पहले हमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के बारे में समझना होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अटैकिंग मोड की राजनीति करने जा रही है। किसी को 4 ठो गाड़ी में चढ़ाने के लिए, किसी को नेता के साथ बैठा करके फोटो खिंचवाने के लिए, किसी को मंत्री बना करके एसी रूम में बिठाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं कि ये भाजपा है। और आज हम जब सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं तो भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। भाजपा में हम किसी को नेता बनाने के लिए, किसी को 4 ठो गाड़ी में चढ़ाने के लिए, किसी को नेता के साथ बैठा करके फोटो खिंचवाने के लिए, किसी को मंत्री बना करके एसी रूम में बिठाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजनीति करता है तो जन कल्याण के लिए करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजनीति करता है तो देश को आगे बढ़ाने के लिए करता है। हम लक्ष्य बांध कर करते हैं कि 2047 में भारत कैसा होना चाहिए, यह हमारा लक्ष्य है। यानी कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी भी छत्तीसगढ़ में अटैकिंग मोड में आती जा रही है। पोस्टर में फोकस किया गया है भूपेश बघेल को, क्योंकि भूपेश बघेल ही छत्तीसगढ़ में अभी भी कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता है। उन्हीं के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ा गया, उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की पराजय हुई। भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल फील गुड सा नजर आया, लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरह से बदली हुई राजनीति हो रही है, वहां बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि जिन मुद्दों का जनता से सीधा सरोकार है, खासकर छत्तीसगढ़ का युवा सरकारी नौकरी के लिए जिस तरह से इंतजार कर रहा है, वो मांग भी काफी जोर शोर से उठाई जा रही है। चाहे वो सब इंस्पेक्टर भर्ती का मुद्दा हो, शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा हो, ऐसी तमाम वैकेंसियां जो पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने निकाल तो दी थी, लेकिन प्रक्रिया का पालन नहीं किया। हाँ, सीजीपीएससी की मेरिट लिस्ट में अपने चहेतों को जिस तरह से धोखे देकर बैकडोर से नौकरियां लगवाई, डिप्टी कलेक्टर बनवाया, डीएसपी बनवाया, उस बारे में मैं आगे के वीडियो में कुछ और बड़े खुलासे करने जा रहा हूं, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरह से एक सुअर बेचने वाले युवक को अचानक रातों रात किस तरह से डीएसपी बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति आपका अपना जनमंच है, मेरा आपसे आग्रह है कि लगातार आप बने रहें, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे। जनहित में ना हम झुकेंगे ना हम डरेंगे, जनता के साथ जनता की आवाज बनकर राष्ट्र और समाज के हित में लड़ते रहेंगे। तो आज के अंक इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।